वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ओड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर थॉमसन बाय विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस की ये पोएम है ओड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर थॉमसन, जो कि उन्होंने एक ओड एज अ एलिजी की फॉर्म में जो है वो लिखी है। इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग अपने टाइटल की तरफ आएँ, ओड को डिस्कस करते हैं, ओड क्या होता है, और उसके बाद एलिजी को डिस्कस करेंगे, फिर वो विलियम कॉलिंस को डिस्कस करेंगे और पोएम को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ओड की बात करें तो ओड एक लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है जिसके अंदर एक सर्टन जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको एड्रेस किया जाता है और इसमें इरेगुलर जो है वो मीटर होती है। उसके बाद अगर हम लोग एलिजी की बात करें तो एलिजी एक पोएम होती है जो कि एक सीरियस रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर, या फिर उसके अंदर किसी की डेथ पे जो है वो लेमेंट किया जाता है। उसको कहते हैं एलिजी। ये हो गया हमारा ओड एंड एलिजी। सो विलियम कॉलिंस ने ये जो पोएम है वो अपनी ओड जो है वो एलिजी की फॉर्म के अंदर लिखी है। मीन्स कि उन्होंने पोएम लिखी है जो कि जिसको उन्होंने एक सॉन्ग है, एक सर्टन सब्जेक्ट है जिसको इसमें ओवरऑल जो एक एड्रेस किया हुआ है, और साथ ही साथ एलिजी उनके एक मॉर्न और लेमेंट का जो थीम है वो हमें इस पोएम में नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं उसके बाद ये कब पोएम लिखी गई, और विलियम कॉलिंस की बात करते हैं। तो विलियम कॉलिंस की अगर हम लोग बात करें तो ये इनकी जो बर्थ डेट है वो है 1721, और इनकी जो डेथ डेट है वो है 1759। और ये 18th सेंचुरी के पोइट थे जो कि लिरिकल और रिफ्लेक्टिव पोइम्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। और साथ ही साथ 18th सेंचुरी में ऑब्वियसली एज ऑफ इनलाइटनमेंट था, सटायर हो रहा था, रीजंस पे बात हो रही थी। साथ ही साथ उसके बाद रोमांटिक एज आती है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट के, जो कि उसके अगेंस्ट रिएक्शन था। और अगर विलियम कॉलिंस की बात की जाए तो ये उसी ग्रुप में से हैं जो कि अलेक्जेंडर पोप का ग्रुप था, या जिसको हम लोग ऑगस्टन एज कहते हैं। अब बात आते हैं पोएम की पब्लिकेशन की तरफ। तो ये 1749 में पोएम पब्लिश हुई थी। इन्होंने ये अपने फ्रेंड जेम्स थॉमसन को एक ट्राइब्यूट पेश किया है थ्रू दिस पोएम, जो कि स्कॉटिश पोइट थे जेम्स थॉमसन। इन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड को ये पोएम जो है वो डेडिकेट की है, और इस पोएम के अंदर उन्होंने थॉमसन की लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है और मॉन्स किया है उनकी डेथ के को, कि किस तरह से जो है वो अपने फ्रेंड से दूर हो गए हैं, वो इस पोएम में इन्होंने बताया है, और किस तरह से वो उनको याद करते हैं अपनी मेमोरीज में, वो इन्होंने बताया है इस पोएम के अंदर। और साथ ही साथ ये एक मास्टरपीस है लिटरेचर का फ्रॉम 18th सेंचुरी। सो ये बात हो गई इस पोएम की पब्लिकेशन की। अब आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की तरफ, और उसको जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। ओबियसली जब भी हम लोग बात करेंगे एक ओड की, तो थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होगा, तो इसमें भी थोड़ा मीनिंग्स वर्डिंग ऐसी यूज़ की है कॉलिंस ने, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर और प्लॉट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड जो है वो करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइन देखते हैं। इन योंडर ग्रेव अ ड्रूड लाइज। योंडर होता है कि जो चीज़ हमारे सामने हो, ड्रूड हो कहते हैं जादू करना। इन योंडर ग्रेव अ ड्रूड लाइज, के जो सामने कब्र है इसमें एक जादू करने वाला लेटा हुआ है। अब जादू करने वाला लेटा हुआ मीन्स के ये ट्राइब्यूट पेश किया जा रहा है कि जेम्स थॉमसन को, जेम्स थॉमसन की पोइट्री के हवाले से या फिर उनकी फ्रेंडशिप के हवाले से उनको ट्राइब्यूट पेश किया जा रहा है थ्रू दीज वर्ड्स। वेयर स्लोली वाइंड्स द स्टीलिंग वेव, जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता और ठंडी छाँव और ठंडी हवा चलती है, वहाँ पे ये जो ग्रेव है वो मौजूद है। टू डेक इट्स पोइट्स सेल्वन ग्रेव, के डेक होता है डेकोरेट करना, कि अपने एक जो पोइट है उसकी ग्रेव को सजाने के लिए, उसकी कब्र को सजाने के लिए सेल्वन होता है वुडेड, के टू डेक इट्स पोइट्स सेल्वन ग्रेव, के अपने शायर की, अपने पोइट की ग्रेव को, वुडेड ग्रेव को सजाने के लिए आगे फर्दर लाइंस में कहते हैं द ईयर्स बेस्ट स्वीट्स शेल ड्यूटीज राइज, कि इस साल के जो बेहतरीन फर्ज शनाज फूल होंगे वो होंगे जिससे थॉमस की जो ग्रेव है उसको सजाया जाएगा। इन योन डीप बेड ऑफ विस्परिंग रीड्स, कि जहाँ पर अब जब थॉमस की जो कब्र है वहाँ पे योन कहते हैं
डीप गहरा और बेड बिस्तर और विस्परिंग सरगोशी करने वाला, और रीड्स होता है उनके प्लांट्स उग जाना, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जो पानी के ऊपर उग जाते हैं उनको कहते हैं कि यौन भी सामने ही होता है। इन यौन डीप बेड ऑफ विस्परिंग रीड्स के जो कबर है थॉमस की, उसके ऊपर अब छोटे छोटे जो पौधे हैं, घास वगैरह जो है वो उग गई है और वो सरगोशी कर रहे हैं उस कबर के ऊपर। आगे लाइंस में वो कहते हैं हिज एरी हार्प शेल नाउ बी लेड, कि अब वो जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था थॉमस का, अब उस हार्प शेल नाउ बी लेड, अब वो भी उसके पास ही पड़ा हुआ है। और वो जो अब ये जो एरी हार्प है, अब वो कर क्या रहा है? That he whose heart in sorrow bleeds may love through life this soothing shade। अब यहाँ पे थॉमस कॉलिन जो है वो अपनी बात करते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को जो है वो अब इस गम में याद करके याद करता हूँ, और मेरा जो है वो दिल जो है वो रोता है, और उस रोने की वजह से जो है मुझे एक सॉथिंग शेड मिलता है, मेरे दिल को तसल्ली होती है अपने दोस्त की डेथ पे। ऑब्वियसली आफ्टर एक गम के बाद जो है वो एक रिमेम्बरेंस जो है वो एक सोथिंग शेड होता है किसी भी इंसान के लिए, एक इंसान की डेथ के बाद। देन बात करते हैं कॉलिंस, देन मेड्स एंड यूथ शैल लिंगर है, कि जो मेड्स हैं और जो यूथ है वो वहाँ पे उसकी कब्र पे खड़े होते हैं, रुकते हैं। एंड वाइल इट साउंड्स एट डिस्टेंस स्वेल, और जब इनका जो साउंड है, इनका जो विस्परिंग हो रही है वहाँ पे, वो जो साउंड बढ़ता चला जाता है दूर तक, जब उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, शैल सैडली सीम इन पिटीज एयर, कि उन काबिल रहम कान भी सुनते होंगे ये जो साउंड है। टू हेयर द वुडलैंड पिलग्रिम्स नेल, कि अब ये नेल जो होता है जब किसी की डेथ होती है उस पर एक बेल बजते है, ये क्रिश्चियनिटी में है, उसको कहा जाता है बेल। तो वुडलैंड पिलग्रिम्स नेल, तो वुडलैंड के जो पिलग्रिम हैं, कि जो पिलग्रिम होता है जो ज़ियारती होते हैं, जो इनके कब्र को देखने वाले आ रहे हैं, जो कब्रिस्तान को देखने आ रहे हैं, वो इस आवाज़ को सुनते होंगे जब भी किसी का जो है वो फनरल हो रहा होता है, या फिर अगर हम लोग बात करें किसी की डेथ है उस टाइम पे, तो उस कब्रिस्तान पे जो विजिटर्स होते हैं वो उस गमज़दा साउंड को सुनते हैं जब किसी की डेथ होती है। उसके बाद कहते हैं रिमेम्बरेंस ऑफ शैल हॉन्ट द शोर when themes in summer wreaths is dressed। अब कहते हैं रिमेम्बरेंस ऑफ्ट, ऑफ्ट होता है अक्सर, शेल हॉन्ट द शोर, हॉन्ट होता है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो हमारे सामने उस इंसान की रूह आ जाती है, या फिर उसका गोश्त जो है वो आ जाता है। when themes in summer wreaths is dressed, थेम्स अब रिवर है जहाँ पे इसको इनके फ्रेंड जेम्स थॉमस को कब्र है, वहीं पे एक रिवर भी पास बहता है जिसका नाम थेम्स है। तो जब वो थेम्स समर में जब वो बह रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत से फ्लावर्स से उनको सजाया जाता है, यानी कि फ्लावर के बेड्स होते हैं उनसे सजाया जाता है थेम्स रिवर को। ड्रेस्ड होता है, ड्रेस करना किसी को, ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग से ही वर्ड ड्रेस्ड निकला है। कहते हैं कि जब थीम्स को सजाया जाता है, फिर क्या होता है लाइन्स में कहते हैं एंड सो ऑफ्ट सस्पेंड द डैशिंग और टू बिड हिज जेंटल स्पिरिट रेस्ट एंड ऑफ्ट एज ईज एंड हेल्थ रिटायर। स्पेंड द डैशिंग और होता है वुड और लॉन्ग जिससे हम लोग कश्ती चलाते हैं पानी में, वो होता है। और फिर इसमें वो बताते हैं कि इसकी जो रूह है इनके फ्रेंड की, उसको जो है वो तसल्ली मिलती होगी, खुशी मिलती होगी कि लोग वहाँ पे आ रहे हैं और एटलीस्ट जो है वो उसकी कब्र पे आ रहे हैं, या फिर जो थेम्स रिवर है वहाँ पे आ रहे हैं। एंड ऑफ्ट एज ईज एंड हेल्थ रिटायर, और अगर किसी की जो हेल्थ है वो ना ठीक हो, या फिर वो हेल्थ से रिटायर हो चुका हो, तो वो शायद यहाँ पे आते हों जंगलों में, टू ब्रीजी लॉन और फ्रेस्ट डीप, इन गहरे जंगलात में। द फ्रेंड शेल व्यू योन वाइटनिंग स्पायर। फिर कहते हैं कि लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे वाइटनिंग स्पायर इसलिए यूज़ हुआ है कि जहाँ पे इनके फ्रेंड जेम्स को थॉमसन को की ग्रेव है वो एक चर्च के अंदर है, और चर्च के बाहर जो है वो एक टावर है। तो कहते हैं कि मैं उस टावर को फिर भी देखता रहता हूँ, अगर चाहे बहुत से लोग आते होंगे यहाँ पे चर्च के पास जंगलात में, वो इस चर्च को ना देखते हों या फिर इनकी कब्र को विज़िट ना करते हों, लेकिन मैं जो हूँ वो उस चर्च के ऊपर जो टावर है, स्पायर कहते हैं टावर को, वो देखता रहता हूँ। एंड मिड द वेरिड लैंडस्केप वीप, और
जो लैंडस्केप है वो फिर कहते हैं कि वो भी दुखी है, बट थो हु वन ऑनेस्ट डैट अर्थली बेड, कि अब जो थॉमसन के पास है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके अंदर उनकी कब्र है। उसके बाद कहते हैं आ व्हाट विल एवरी डिर्ज अवेल और टीयर्स विच लव एंड पिटी शेड। अब डिर्ज होता है लेमेंट, कि कोई भी अगर कोई गम करेगा, कि हर जो गम करने वाला है कि उसको क्या फ़ायदा होगा, और टीयर्स विच लव एंड पिटी शेड, कि जिसके थ्रू आंसू जो हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं किसी भी इंसान के लिए, क्या उसका फ़ायदा है, जो उस रहम का क्या फ़ायदा है। डैट मॉर्न beneath द ग्लिडिंग सेल yet lives the one whose heedless eye shall scorn थे पेल श्राइन ग्लीमिंग near। टोटली इसमें उन्होंने नेचर का यूज़ किया है, और साथ ही साथ वो बताते हैं कि किस तरह से एक केयरलेस, हीडलेस होता है केयरलेस, कि किस तरह से एक केयरलेस जो थॉट्स हैं वो इस वो किस तरह से इस कब्र को भुला सकते हैं, एक अजीम इंसान को, एक अजीम शायर को जो है वो भुला सकते हैं। लोग जहाँ पे आते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ वो फिर भी इनको याद रखूँगा अपने दोस्त को। With him sweet bard may fancy die and joy desert the blooming year। कहते हैं कि बार्ड होता है कि ट्रेडिशनली एक जो एपिक को रिसाइट करने का एक वे है, या फिर एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर ओरल ट्रेडिशन है, उसको कहा जाता है बार्ड के। कहते हैं कि जो मेरा ओड का स्टाइल है, इसको जो है वो कॉलिन कहते हैं मेरा ओड का स्टाइल जारी रहेगा, चाहे एक इस जो उनके फ्रेंड है थॉमसन की डेथ हो गई है। एन्जॉय डेजर्ट द ब्लूमिंग एयर, कि अब जो भी साल आएंगे उसमें खुशी तो नहीं होगी ऑब्वियसली। थॉमसन की डेथ के बाद जो है वो काफ़ी ग्रीफ में थे कॉलिंस, और कॉलिंस ने थ्रू दिस पोइम जो है वो ट्राइब्यूट पेश किया है अपने फ्रेंड जेम्स थॉमसन को। वो बताते हैं उनकी लाइफ, उन्होंने जर्नी बताई है उनकी ग्रेव की, कि किस तरह से उनकी जो ग्रेव है वहाँ पे है, और थेम्स रिवर उसके पास है। यहाँ पे अक्सर लोग आएंगे, मेड्स आती हैं, यूथ आती है, जनरेशन आती है, कुछ जो है वो लैमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ जस्ट फॉर एज अ टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी नहीं देखते। लेकिन जो मैं हूँ एज अ फ्रेंड, मैं हमेशा जो हूँ वो जेम्स थॉमसन को याद रखूँगा। सो इसमें थीम्स हमें नेचर का नज़र आता है, डेथ का नज़र आता है, लेमेंट का थीम नज़र आता है, और साथ ही साथ लव का थीम भी हमें इसमें नज़र आता है। और इसमें हमें 18th सेंचुरी की जो पोइट्री है वो थ्रू आउट जो है वो इस पोइम में हमें नज़र आती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।